हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव। तो फ्रेंड्स, हम शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव में क्या देखने वाले हैं कि जो हमारा एक दृष्टिकोण होता है। यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्या होता है, दृष्टिकोण होता है। तो कोण क्या होता है, हमारी जो सोचने का नज़रिया होता है, तो उसको हम बोलते हैं दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव। और दूसरा शिफ्टिंग, मतलब जो हमारी सोचने में क्या रहता है, चेंज आता है। मतलब कि आप किसी भी इशू पे अगर बात कर रहे हो तो हम आपका जो उस इशू पे बात करने का जो नज़रिया है या उस इशू के बारे में सोचने का जो नज़रिया आपका कुछ और हो सकता है, आपके फ्रेंड का कुछ हो सकता है और हो सकता है, और आपके टीचर का कुछ और हो सकता है। यहाँ पे शिफ्टिंग मतलब वही चेंज आ जाता है। तो जो भी पर्सपेक्टिव होता है, जो भी ये हमारा नज़रिया होता है, दृष्टिकोण होता है, तो इसके ऊपर जो है वो किस किस का असर पड़ता है। जैसे रेस, इथनिसिटी, लोकेशन, नेशनलिटी और डिसेबिलिटी का। जैसे मान लो कि किसी इशू पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारा हम जिस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमारी जो रेस है, हम उस हिसाब से, जो हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से उस इशू के ऊपर बात करेंगे। ऐसे इथनिसिटी का असर पड़ेगा। लोकेशन, हम अपनी लोकेशन के हिसाब से ही किसी इशू के बारे में बात कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेशनलिटी होती है, उसका भी काफ़ी असर पड़ता है हमारे दृष्टिकोण पे। और डिसेबिलिटी, इन सब चीज़ों का जो असर पड़ता है किसी भी चीज़ को, मतलब मान लो कि कोई भी कंपैरेटिव लिटरेचर है, उसको अगर हमने क्या करना है, एनालाइज करना है, उसको इंटरप्रेट करना है, तो हमारा जो है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है। तो इसमें हमने यही देखना है कि किस तरह से जो हमारे जो हम जब लिटरेचर को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो लिटरेरी वर्क है उसकी बात करेंगे। हम यहाँ पे कोई पेंटिंग, आर्ट्स वगैरह इसकी बात हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कंपैरेटिव लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। तो मतलब जैसे अगर कोई नॉवल है, तो उस नॉवल को अगर हम देखेंगे, अगर अलग अलग एरिया में उसको लेके जाएं, हम अलग अलग रेस के लोगों के पास लेके जाएं, अलग अलग जो देशों में अगर उस बुक को पढ़ा जाए, तो उस बुक को इंटरप्रेट करने का जो लोगों का जो नज़रिया रहता है, तो वो अलग अलग रहता है। इसके बाद हम देखते हैं पर्सपेक्टिव का मीनिंग। तो फ्रेंड्स, जो लॉन्ग मैन डिक्शनरी कंटेम्प्रेरी इंग्लिश जो कि 2009 में की एडिशन है, तो वो पर्सपेक्टिव को इस तरह से डिफाइन करती है, वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग। और ये जो डेफिनेशन है इसकी, इसको आपने ज़रूर से ऐड करना है। तो ये इसका मीनिंग है। तो मतलब पर्सपेक्टिव क्या होता है, हमारा सोचने का एक नज़रिया होता है। वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचने का जो हमारा नज़रिया रहता है, उसको हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो जो पर्सपेक्टिव होता है वो टाइम टू टाइम और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। जैसे मैंने आपको बताया, लोकेशन के हिसाब से चेंज होता है, एज के हिसाब से चेंज होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, तो उसको दुनिया को देखने का उसका जो पर्सपेक्टिव है, या किसी भी स्टोरी को समझने का उसका पर्सपेक्टिव कुछ और है, हमारा कुछ और है। और हमारे से जो ज़्यादा बड़े लोग हैं, तो उनका जो नज़रिया होगा वो कुछ और होगा किसी भी चीज़ को सोचने के बारे में। तो ये है कि जो पर्सपेक्टिव है वो हमारा लोकेशन के हिसाब से, या फिर एज के हिसाब से, या फिर हमारा नेशन के हिसाब से जो है वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे अगर कोई भी एक लिटरेरी वर्क है, अगर उसको हम लें, उसको अगर कंपेयर करें, तो इसमें अगर मैन और वुमेन दोनों को दिया जाए उस वर्क को, तो उनका दोनों का, मैन का कुछ और पर्सपेक्टिव निकल कर आएगा, तो वुमेन का कुछ और पर्सपेक्टिव निकल कर आएगा। तो यहाँ पे अगर इमिग्रेंट, सेटलर, डायस्पोरिक जो राइटर्स हैं, अगर उनके वर्क को देखा जाए, तो जो वुमेन है तो वो इमिग्रेशन को कुछ और तरह से देखेंगे, तो मैन जो है वो उसको कुछ और तरह से देखेंगे। ऐसे ऐसे ही अगर हम दलित की बात करें, तो वो कुछ और तरह से देखते हैं। और मतलब किसी भी इशू को वो दूसरी तरह से देखेंगे। और बाकी जो लोग हैं उसी इशू को वो, या फिर उसी जो कोई भी स्टोरी है या नॉवल है, उसको वो किसी और तरह से देखेंगे। अब जो हमारी लाइफ है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी जो हमारी लाइफ होती है, इसमें बहुत कुछ आता है। लिटरेचर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लॉ, एंथ्रोपोलॉजी, सिनेमा, मीडिया स्टडीज़, ह्यूमन डेवलपमेंट, मेडिसिन, ये सब चीज़ें आती हैं जिसका असर जो है वो हमारे सोचने का जो नज़रिया उस पे, उसके ऊपर रहता ही रहता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं टेक्सचुअल प्रोडक्शन में। तो टेक्सचुअल प्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम सिर्फ टेक्स्ट बुक्स की बात नहीं करेंगे। इसमें हम टेक्सचुअल प्रोडक्शन में जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे मास मीडिया आ जाता है,
टेलीविज़न आ जाता है और बहुत सारे जो वर्क्स लिखे हैं जैसे कि दलित, आदिवासी, ट्राइबल लोग हैं, तो इनके जो जो भी वर्क हैं, तो इन सबका जो नज़रिया है इसको हम इसमें पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि दलित, आदिवासी, ट्राइबल लोग जो होते हैं, तो वो अब क्या हुआ कि उनका जो वर्क है पहले मतलब उस उनके वर्क को कहाँ रखा जाता था, साइड पे रखा जाता मतलब पेरिफेरी में रखा जाता था। अब उनका जो वर्क है वो सेंटर में इंक्लूड होने लगा है। पहले हमारा जो व्यू रहता था वो यूरोसेंट्रिक रहता था। यूरोसेंट्रिक का मतलब कि जो यूरोपियंस ने कह दिया तो हम उसी को मानकर बैठ जाते थे, उसी के हिसाब से जो हमारा जो माइंड सेट था वो बना रहता था। मतलब उसी के लिटरेचर को, उन्हीं की जो चीज़ें हैं उन्हीं के हिसाब से हम सोचते थे। यूरोसेंट्रिक का मतलब होता है कि हम यूरोपियन के हिसाब से सोचते थे, क्योंकि उन्होंने जो जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने क्या किया था, पूरी दुनिया को डोमिनेट करके रखा था, अपने कल्चर को वो सुपीरियर बताते रहते थे। तो जिसके कारण जो दुनिया के सब लोगों को ऐसा लगता था कि उनकी खुद की कंट्रीज़ का जो कल्चर है बहुत ही बेकार है और जो यूरोपियन का कल्चर है वही सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे जो एक यूरोसेंट्रिक जो सोच थी, मतलब यूरोपियन की जो एक सोच थी, तो उसने जो दबदबा बनाकर रखा था पूरी दुनिया के ऊपर। लेकिन फिर यहाँ पे थोड़ा बदलाव आया और जो लोग थे उन्होंने इस यूरोसेंट्रिक जो सोच थी इसको तोड़ा और उन्होंने अपने हिसाब से जो है वो सोचना शुरू कर दिया। अब ये हमारी दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो पैट्रियार्कल है और वहाँ पे पैट्रियार्कल नॉर्म्स हैं, जैसे कि वहाँ पे पुरुष प्रधान देश हैं और उन्होंने जिस हिसाब से जो रूल बनाए हैं, तो उन रूल्स को जो तोड़ना है वो बहुत ही मुश्किल है। ऐसे लोगों से जो ये नॉर्म्स को निकालना, बेकार की चीज़ों को निकालना बहुत मुश्किल है। तो वो ऐसे जो लोग हैं, अगर उनकी सोसाइटी में किसी वर्क को लिया जाए तो वो अपने हिसाब से उसका जो पर्सपेक्टिव निकालेंगे और वहाँ की जो वुमेन होंगी तो वो अपने हिसाब से उसका जो है वो उन चीज़ों को वो इंटरप्रेट करेंगे। तो जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो हिस्टोरियन थे वो जब ये जो विक्टर लोग होते थे, मतलब कहीं भी जो जाते थे और दुनिया को जीतते थे, देशों को जीतते थे, तो वो क्या लिखा करते थे, अपने बारे में लिखा करते थे, अपनी जीत के बारे में जो लिखा करते थे। और जो भी वो लिखते थे तो जो खासकर जो अगर हम कॉलोनियल लोगों की बात करें तो वो जिस भी देश में जाते थे वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाते थे और फिर अपनी जीत के बारे में वो लिखते थे। लेकिन बाद में इसमें थोड़ा बदलाव आया कि जैसे होमी भाभा, मीनाक्षी, गायत्री स्पाइवक, तो इन्होंने जो है वो अपने हिसाब से जो थ्योरीज और आइडियाज़ बनाए। अब वो उन थिंकर्स के हिसाब से जो है वो नहीं सोचते थे, बल्कि उन्होंने इनको क्वेश्चन किया। जो यूरोसेंट्रिक नॉर्म्स हैं, मतलब यूरोपियन के हिसाब से जो सोचना है लोगों को, उसको उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया, थोड़ा इनको क्वेश्चन किया कि हमें क्यों यूरोपियन के हिसाब से सोचना है, हमें अपने हिसाब से भी सोचना है। अब यहाँ पे दिया दिया है कि जो मिथ, फेरी टेल, ओरल नरेटिव्स और जो ट्रैवलॉग होते हैं, तो ये बहुत सारे जो नरेटिव्स हैं जिनके साथ हम लोग फैमिलियर हैं। तो आजकल जो ट्रैवलॉग्स है, ट्रैवलॉग्स क्या होता है कि जब हम एक देश से दूसरे देश में घूमते हैं तो वहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में हम लिखते हैं, अपनी जर्नी के बारे में जो हम लिखते हैं, तो उनको ट्रैवलॉग्स बोलते हैं। तो आजकल जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे ध्रुव राठी वगैरह अलग अलग देशों में जाते हैं, वहाँ पे वो वीडियोस बनाते हैं उन देशों के बारे में, मतलब एजुकेशनल होती हैं, वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती है, नॉलेज मिलती है, उनके हम ट्रैवल्स के बारे में जानते हैं। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा जो ट्रैवल है बहुत ही फैशन में है और बहुत ही कंटेम्प्रेरी जो है वो नैरेटिव है। तो जैसे ही वो अलग-अलग देशों में जाएँगे, उनका जो नज़रिया होगा किसी भी चीज़ को लेके, उस देश को लेके जो जो भी होगा, उनकी इंटरप्रिटेशन होगी वो चेंज होती जाएगी। अब हम जैसे बात करते हैं कि जैसे रामायण है, महाभारत है, उनको भी अलग-अलग तरीके से जो रिटोल्ड करा गया है। मतलब पहले हम समझते थे कि जो रामायण और महाभारत है तो इनके जो मेल प्रोटैगनिस्ट को हम जैसे कृष्णा और रामा को क्या करते थे हम लोग, कृष्णा और रामा के हिसाब से जो है वो इसको समझने की कोशिश करते थे। लेकिन आजकल क्या है, इसको डिकंस्ट्रक्ट किया गया है। आजकल हम इनके आजकल हम देखते हैं सीताज रामायण, मतलब सीता की रामायण, या फिर हम उर्मिला के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हम द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अहिल्या के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो रामायण को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव है, मतलब एक अलग अलग पर्सपेक्टिव है किसी भी चीज़ को लेके। दूसरी तरफ अगर हम देखें जैसे पैलेस ऑफ इल्यूजन है, और जो कि इनका चित्रा बनर्जी का वर्क है, और योजना सनी जो कि
प्रतिभा रे जी का वर्क है, तो इसमें भी उन्होंने द्रौपदी के बारे में जो है वो एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाया है। मतलब इसमें जो द्रौपदी को अपना प्रोटैगनिस्ट बनाया है उन्होंने अपनी स्टोरी का, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश की है, उनके पर्सपेक्टिव को जो है वो समझने की कोशिश की है। तो हम देख सकते हैं कि एक टेक्स्ट बुक के बारे में ही जो है वो लोगों का अलग अलग जो है वो पर्सपेक्टिव है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो मैथिली शरण गुप्त हैं, उनका जो वर्क है पोइम साकेत, तो उसमें साकेत में उन्होंने उर्मिला के कैरेक्टर को जो कि रामायण का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसको इग्नोर कर दिया गया था। मतलब इसमें बताया गया है कि जो बाकी तो 3 जो सेलिब्रिटीज़ थी वो तो चले जाते हैं जंगल में, लेकिन उर्मिला जो है, उर्मिला का क्या मतलब, उसकी किसी ने जो है वो आवाज़ नहीं सुनी। मतलब उसको रामायण में क्यों इतनी आवाज़ नहीं दी गई, मतलब कि उर्मिला बाकी तो वो तीनों कैरेक्टर चले जाते हैं जंगल में, लेकिन उर्मिला जो है वो अकेली वहाँ पे रह जाती है अपने पति के बिना महल में। तो उसको मतलब कितनी मुश्किल का सामना उसने करा होगा। तो ये चीज़ें जो मैथिली शरण गुप्त है वो किसके पर्सपेक्टिव से लिखते हैं, उर्मिला के पर्सपेक्टिव से लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर सफ़ा विमोचनम की बात करें जो तमिल स्टोरी है, तो यहाँ पे अहिल्या के पर्सपेक्टिव से जो है वो लिखी गई है। अहिल्या क्या है कि रामायण का कैरेक्टर है जिसको श्राप के कारण एक शिला में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जब राम के फुट उसको टच करते हैं तो उनके फीट टच करते हैं तो वो फिर से वो है वो एक खूबसूरत महिला जो है वो वापस से बन जाती है, लेकिन बाद में अगेन वो अपनी इच्छा से वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये उसके पर्सपेक्टिव से उनका जो वर्क है ये लिखा गया है, सफ़ा विमोचन, जो कि ये जो कवि हैं इनके ये तो इन्होंने ये वर्क लिखा है, मतलब अहिल्या के पर्सपेक्टिव से लिखा है। तो हम देख रहे हैं कि एक टेक्स्ट के अंदर कितने ज़्यादा जो लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव है। उसके बाद फिर ये बहुत सारी जो एग्जांपल दे रखी हैं इसमें अलग अलग जो है वो पर्सपेक्टिव बताए गए हैं लोगों के। उसके बाद जो है वो चार्ल्स डिकन की जो स्टोरी है आपने शायद पढ़ी होगी, इसको बताया गया है इसमें ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो इसमें जो पिप पिप होता है, तो पिप एक ऑर्फन बच्चा होता है जिसको कौन अपब्रिंग करता है, उसकी सिस्टर और उसका जो जीजा होता है, तो उसका पालन पोषण करते हैं। और जो पिप है वो एलन की एस्टेला के लव में पड़ जाता है। तो ये मतलब जो चार्ल्स डिकन है, तो ये उनकी खुद की स्टोरी है, जो एलन टर्नन के साथ वो लव में पड़ जाते हैं और एक एक्ट्रेस होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग पर्सपेक्टिव है। वुदरिंग हाइट का जो है वो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो। इसमें जो मतलब नेली डीन और लॉकवुड दो जो नरेटर हैं स्टोरी बता रहे हैं वुदरिंग हाइट के जो लोगों के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, अलग अलग पर्सपेक्टिव है इनका, ये आप देख सकते हो ये लोग इसमें। तो आई होप आपको टैक्स प्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है ये समझ आया होगा, पर्सपेक्टिव वाला। तो इसके बाद हम ऑडियो विजुअल जो नरेटिव है इसको करेंगे। तो ये आपके बेसिक यूनिट है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। तो फ्रेंड्स, मैं अपने टॉप फैन गुरदीप सिंह जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो कि हिमाचल से हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं और अच्छी सी फीडबैक दी है उन्होंने मुझे। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियोस देखते रहना, कमेंट करते रहना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।